हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हमने पढ़ा था पीआईडी, यूएफटी, ईडी। आज हम लोग फाइनाइट फील्ड पढ़ेंगे। हम लोग कंप्लीट फील्ड एक्सटेंशन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ फाइनाइट फील्ड पढ़ेंगे। तो देखो, फाइनाइट फील्ड, अ फील्ड विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। कि जिस फील्ड में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? फाइनाइट फील्ड्स। एंड डिनोटेड बाय एफ पी एन। हम इसे एफ पी और पे की पावर एन से डिनोट करते हैं। फाइनाइट फील्ड विथ पी टू द पावर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसमें p टू द पावर n एलिमेंट्स है। तो जिस फील्ड में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? फाइनाइट फील्ड। और उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? p टू द पावर n। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, F2 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि इस फील्ड की कार्डिनलिटी 2 है। फील्ड विथ 2 एलिमेंट्स। और कौन सा फील्ड होता है 2 एलिमेंट्स वाला? Z2। अगर लिखा है कहीं F2 तो हम लोग उसे आइसोमॉर्फिक टू Z2 मान लेंगे, वो Z2 ही होगा, क्योंकि फील्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म यूनिक होता है। हमने पीछे रिंग थ्योरी में पढ़ा था। अगर कहीं F3 लिखा है तो ये क्या हो गया? filled with 3 element that is isomorphic to Z3। अगर कहीं लिखा है F4 तो ये क्या हो गया? filled with 4 element, but this is not isomorphic to Z4, है ना? इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि ये जो है Z4 जैसा होगा? नहीं, Z4 filled नहीं होता, है ना? Z4 is not a filled। तो आप देखो, अगर Z4 या P टू द पावर n टाइप का कोई फील्ड है मेरे पास, तो उसका कंस्ट्रक्शन वो कैसा दिखता होगा, है ना? मान लो हमारे पास fx है, और fx क्या है? एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विच इज बिलोंग्स टू Z2x। हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल Z2x में इररेड्यूसिबल है। कैसे? रूट टेस्ट लगा लो तो देखो, f ऑफ 0 क्या आ जाएगा? 1। एंड f ऑफ 1 क्या आ जाएगा? f ऑफ 1 भी 1 ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? इररेड्यूसिबल इन Z2। तो जब ये पॉलिनोमियल Z2 में इररेड्यूसिबल हो गया, और Z2 क्या है? फील्ड है, तो फील्ड में इररेड्यूसिबल हो गया, तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि Fx आइडियल होगा। और कैसा आइडियल होगा? मैक्सिमल आइडियल होगा इन Z2x, है ना? तो अगर ये मैक्सिमल आइडियल है, तो अगर हम Z2x के साथ इस पॉलिनोमियल का Fx का कोसेंट रिंग बनाएंगे तो वो क्या आएगी? वो फील्ड आएगी। Z2 फील्ड है, और ये कैसा है? इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है एंड मैक्सिमल आइडियल है। तो हम इसके साथ कोसेंट रिंग बनाएंगे तो Z2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या आएगा? ये एक फील्ड आएगा, है ना? तो Z2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? px प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टाइप के एलिमेंट होंगे, और px बिलोंग कर रहा होगा Z2x से। हमने पढ़ा था ना कि जो कोसेंट रिंग होती है उसमें x प्लस आई टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो इसमें px के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? px अगर 2 डिग्री या 2 डिग्री से ज्यादा का पॉलिनोमियल होगा तो उसे ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर px 2 डिग्री या 2 डिग्री से ज्यादा का पॉलिनोमियल होगा तो तुम उसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड दोगे, तो रिमाइंडर में ऑलवेज 2 डिग्री से कम का पॉलिनोमियल ही बचेगा ना, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास px की क्या चॉइस है? ए एक्स प्लस बी। px ए एक्स प्लस बी हो सकता है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल प्लस आइडियल। और आइडियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और ए भी बिलोंग कर रहे होंगे Z2 से। ये सब हमने बहुत अच्छे से रिंग थ्योरी में पढ़ा था, है ना? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पर जो ए और बी है इसके लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? ये दोनों Z2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों के लिए दो दो चॉइसेस है ना। ए के लिए भी 0 और 1 चॉइस है और बी के लिए भी 0 और 1 चॉइस है। तो देखो चॉइसेस फॉर ए इक्वल टू 2 हो गया एंड चॉइसेस फॉर बी इक्वल टू क्या हो गया 2। तो Z2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसके पास भी दो चॉइसेस है, इसके पास भी दो चॉइसेस है, तो टोटल 4 चॉइसेस हो गई। तो इस फील्ड के पास कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 4, क्योंकि इसके पास 4 चॉइसेस हैं। तो हमें क्या दिखाना था? F4 कैसा दिखेगा? तो F4 ऐसा दिखेगा। ये क्या बना? ये बना filled with 4 एलिमेंट, filled with 4 एलिमेंट। और देखो इसमें एलिमेंट है और इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं? F4 that is equal to Z2x by x square plus x plus 1। और इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 1 x एंड x plus 1, ये इनके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से रिजल्ट लिखो कि FPN, अगर FPN हमारे पास फील्ड है तो ये ZPX बाय FX के जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, सच दैट FX बिलोंग कर रहा होगा ZPX से, और वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? इररेड्यूसिबल। FX इज इररेड्यूसिबल ओवर ZP एंड डिग्री ऑफ fx इक्वल टू n। ये देखो क्या है? FPN है ना, तो डिग्री ऑफ fx क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यहाँ से देखो ये जो हमने एग्जांपल देखा, F4 क्या था? F4 2 का पावर 2 हम ऐसे लिख सकते थे ना। F4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 इज इक्वल टू F4 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P2 है और N क्या है? N भी 2 है। तो देखो जो इसके लिए इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिला हमें ये वाला, इसका डिग्री क्या था? इसका डिग्री भी तो 2 था। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम डिग्री लेंगे, ये fx की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? n। और यहाँ पे ये क्या है? n इक्वल टू 2 था और यही fx की डिग्री भी थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज इक्वल टू p। इन p क्या है? p इज प्राइम। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा? p होगा। जैसे अगर F4 लिया था हमने, इसे हम क्या लिख सकते थे? F2 का पावर 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? P, और यहाँ पे P क्या है? 2। तो F4 का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। देखो एक थ्योरम, स्ट्रक्चर थ्योरम कहते हैं इसे, स्ट्रक्चर थ्योरम। देखो स्ट्रक्चर थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट कि फॉर एवरी प्राइम P and for every n belongs to natural number, there exists a finite field of order Pn। क्या बोल रहा है? कि किसी हर प्राइम P के लिए और फॉर एवरी n, हर n जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, एक फाइनाइट फील्ड एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर Pn का। मतलब तुम जो भी प्राइम लोगे और जो भी n लोगे उस ऑर्डर का फील्ड होगा। ठीक है? और सेकेंड क्या बोल रहा है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म there exists a unique field of order Pn। और सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि वो जो p टू द पावर n फील्ड हमने एग्जिस्ट करा दिया कि कोई सा भी प्राइम हमने लिया और कोई सा भी n हमने लिया, तो हम बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से कि हाँ इस ऑर्डर का एक फील्ड फॉर श्योर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट कहती है कि सिर्फ और सिर्फ वही फील्ड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फील्ड, यानी कि ऑर्डर p टू द पावर n का ऑलवेज यूनिक फील्ड ही एग्जिस्ट करेगा अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अगर दो फील्ड कहीं पर लिखा हुआ है p एंड ऑर्डर का, तो वो दोनों आइसोमॉर्फिकली सेम ही है ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर?
और देखो फाइनाइट फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, एफ पी एन, और इसे हम जी एफ पी टू द पावर एन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, जी एफ पी टू द पावर एन। और ये क्यों लिखते हैं, इसे हम गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन भी बोलते हैं, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन। जोसेफ गैल्वस के रिस्पेक्ट में हम इसे गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर पी एन बोलते हैं, है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है कि लेट के अगर एफ पी टू द पावर एन है तो के प्लस, मतलब के प्लस के रिस्पेक्ट में किसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, हम रिंग थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है जेड पी क्रॉस जेड पी के। और ये कितने टाइम आएगा, एन टाइम्स। बट जब हम के मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे तो क्या आ रहा था, के स्टार क्या हो जाता है, के माइनस जीरो। तो के स्टार डॉट, जब हम मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ले रहे थे, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो रहा था, जेड पी एन माइनस वन के, किसके, जेड पी एन माइनस वन के। तो अगर के मेरा एफ पी एन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी क्रॉस जेड पी एन टाइम्स। एंड अगर हम के को मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड पी टू द पावर एन माइनस वन के। और तो ये वाला ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप कैसा है, ये वाला ग्रुप तो साइक्लिक है। तो मल्टीप्लीकेटिव के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कैसा ग्रुप बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा। सो के स्टार डॉट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी एन माइनस वन, और ये कैसा है, साइक्लिक। तो यहाँ क्या होगा कि नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट फील्ड अंडर multiplicative forms a cyclic group कि अगर हम के स्टार डॉट लें तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड पी एन माइनस वन के। ये क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट फील्ड अंडर अ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट देखो, और ये इंपॉर्टेंट है कि फील्ड है तो हम उसका, अब जैसे रिंग है तो सब रिंग होता है, आइडियल्स होते हैं, फील्ड है तो उसका सब फील्ड होगा। तो अब देखो सब फील्ड्स ऑफ फाइनाइट फील्ड, के इक्वल टू एफ पी टू द पावर एन है फाइनाइट फील्ड। तो एफ पी टू द पावर आर सब फील्ड होगा अगर आर एन को डिवाइड करेगा, ठीक है। एफ पी टू द पावर आर इज अ subfield of K. Subfield of K if and only if R divides N. अगर R N को डिवाइड करे तो वो सबफील्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर K इक्वल टू एफ टू टू द पावर सिक्स है तो सबफील्ड ऑफ K, सबफील्ड्स ऑफ K क्या क्या हो जाएंगे, जो जो नंबर सिक्स को डिवाइड करता होगा। सिक्स को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, सिक्स के डिवाइजर्स क्या है, वन टू थ्री एंड सिक्स खुद, है ना। तो सबफील्ड ऑफ एफ टू टू द पावर सिक्स क्या हो जाएगा, एफ टू का पावर वन, एफ टू का पावर टू, एफ टू का पावर थ्री एंड एफ टू का पावर सिक्स। वन टू थ्री एंड सिक्स, सिक्स को डिवाइड कर रहे थे तो एफ टू वन, एफ टू का पावर टू, एफ टू का पावर थ्री एंड एफ टू का पावर सिक्स, ये सब क्या हो गए, सबफील्ड्स हो गए एफ टू टू द पावर सिक्स के, यानी कि के। तो ये डिवाइजर्स निकालने का हमने फॉर्मूला ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था ना, हम डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, टाउ सिक्स। तो हमें नंबर ऑफ सबफील्ड्स निकालने होंगे तो हम टाउ निकाल सकते हैं ना, टाउ एन। तो टाउ सिक्स क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री। तो कैसे निकालते हैं, इसका पावर वन है, इसका पावर वन है,
तो हम टाउ 6 कैसे निकालेंगे? इस 1 में हमें एक 1 ऐड करना है और इसमें एक 1 ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 इंटू 1 + 1 दैट इज 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। टाउ सॉल्व करने का यही मेथड होता है। तो कितने डिवाइजर्स आ गए? 4। तो इसके 4 सबफील्ड्स बन गए। तो देखो ये 4 सबफील्ड्स हैं। सो लिखो नंबर ऑफ subfields of f p to the power n equal to number of positive divisors of n and that is equal to क्या होता है? tau n। तो एक निकालो नंबर ऑफ subfields of f 5 to the power 36। तो ये क्या हो जाएगा? टाउ 36 और ये क्या होता है? 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसमें क्या करना है? हमें एक प्लस एड 1 ऐड करना है और इसमें +1 ऐड करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो नंबर ऑफ सबफील्ड ऑफ f 5 to the power 36 क्या हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट देखो सबफील्ड लैटिस। हम अब सबफील्ड लैटिस बनाना सीखेंगे। ये क्या होता है इसमें कि अगर k इक्वल टू हमारे पास कोई फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जितने भी सब फील्ड होंगे उनके साथ हम देखेंगे कि कौन सा सब फील्ड छोटा है और कौन सा फील्ड सबसे बड़ा है, उनसे हम लैटिस बनाएंगे। यानी कि उसका लैटिस का मतलब होता है कि कोई दो एलिमेंट लेंगे तो उसका सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट करे, तो जो सुप्रीमम होगा वो ऊपर होगा और जो इन्फीमम होगा वो नीचे होगा, है ना। तो देखो एक एग्जांपल लो, अगर हम ले लें f2 to the power 12, तो टाउ 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 का प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +1 इंटू 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो 12 के 6 डिवाइजर्स है, तो इनके 6 सबफिल हो जाएंगे। कौन कौन से? f2 to the power 1, f2 to the power 2, f2 to the power 3, f2 to the power 4, f2 to the power 6 एंड f2 to the power 12। 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 को डिवाइड करते हैं और ये 6 क्या है? सब फिट्स हैं, ठीक है। तो अब इनसे हमें क्या बनाना है? लैटिस बनाना है। तो देखो सबसे छोटा सब फील्ड कौन सा है? F2। ये क्या है? इंफीमम, तो ये सबसे नीचे आ जाएगा F2। तो देखो F2 किसका सब फील्ड है? F2 का पावर 2 का सब फील्ड है ना F2। 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है ना, तो 1 2 को डिवाइड करता है और 1 3 को भी डिवाइड करता है ना। 1 2 को भी डिवाइड करता है और 1 3 को भी डिवाइड करता है। तो F2 टू द पावर 2 एंड F2 टू द पावर 3 दोनों का सब फील्ड है। तो देखो F2 टू द पावर 2 एंड F2 टू द पावर 3 दोनों का सब फील्ड है। नेक्स्ट देखो F2 F4 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 3 को तो डिवाइड नहीं करता ना, 2 3 को डिवाइड नहीं करता लेकिन 2 4 को डिवाइड करता है। तो 2 टू दी पावर 4 का सबफील्ड हो जाएगा F2 टू दी पावर 2, है ना। तो यहाँ से हम बनाएंगे F2 टू दी पावर 4 का सबफील्ड हो गया F2 टू दी पावर 2। और देखो 3 4 को डिवाइड नहीं कर रहा, 3 4 को तो डिवाइड नहीं करता, लेकिन 3 6 को डिवाइड करता है ना, 3 6 को डिवाइड करता है और 2 भी 6 को डिवाइड करता है। 3 और 2 दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, तो 3 और 2 दोनों F2 टू द पावर 6 के सब फील्ड हो गए ना। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? F2 टू द पावर 6। तो F2 टू द पावर 3 F2 टू द पावर 6 का सब फील्ड है और F2 टू द पावर 2 भी F2 टू द पावर 6 का सब फील्ड है। और देखो F2 टू द पावर 4
12 को डिवाइड करता है और 6 भी 12 को डिवाइड करता है ना। तो f2 टू द पावर 4 एंड f2 टू द पावर 6 दोनों f2 टू द पावर 12 के सबफील्ड हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f2 टू द पावर 12, f2 टू द 4 इसका सबफील्ड है एंड f2 टू द पावर 6 f2 टू द पावर 12 का सबफील्ड है। तो ये क्या है, सबफील्ड लैटिस ऑफ f2 टू द पावर 12। तो देखो इसमें इनफीमम कौन सा हो गया, f2, एंड सुप्रीमम कौन सा हो गया, f2 द पावर 12, और बाकी सब क्या है, सबफील्ड है। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं इसका, k इक्वल टू f3 का पावर 24। तो देखो टाउ 24 क्या होता है, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 और ये 8 है ना। टाउ 24 किसके इक्वल होगा, 8 के। तो देखो इसके कौन कौन से सबफील्ड बनेंगे, f3, f3 का स्क्वायर, f3 का क्यूब, f3 का पावर 4, f3 का पावर 6, f3 का पावर 8 एंड f3 का पावर 12 एंड f3 का पावर 24। तो अब देखो फिर से सबफील्ड लैटिस बनाएंगे हम। तो 3 2 को भी डिवाइड करता है एंड 3 को भी डिवाइड करता है ना। तो यहाँ बनाते हैं, f3 2 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है। तो f3 का पावर 3 का भी सबफील्ड हो गया। सिमिलरली अगर देखो 2 4 को डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा कि f3 टू द पावर 2 सबफील्ड हो गया f3 टू द पावर 4 का, और 2 6 को भी डिवाइड करता है और 3 भी 6 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आएगा f3 टू द पावर 6, ये भी इसका सबफील्ड है और ये भी इसका सबफील्ड है। सिमिलरली f4 f8 को डिवाइड करता है तो यहाँ क्या आएगा f3 टू द पावर 8, और 4 12 को भी डिवाइड करता है ना, 4 12 को भी डिवाइड करता है और 6 12 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा f3 12 और f3 टू द पावर 6 f3 12 का सबफील्ड है। अब नेक्स्ट देखो 12 24 को डिवाइड करता है और 8 भी 24 को डिवाइड करता है। तो f3 टू द पावर 8 एंड f3 टू द पावर 12 f3 टू द पावर 24 का सबफील्ड हो गया। तो ये इनका क्या हो गया, सबफील्ड लैटिस ऑफ f3 टू द पावर 24। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फील्ड एक्सटेंशन, फील्ड एक्सटेंशन, let k be a field and f be a subfield of k। k क्या है, फील्ड, और f सब फील्ड है k का। तो हम k को f का फील्ड एक्सटेंशन कहेंगे। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, विस्तार। तो f था हमारे पास, उसे अगर हम लोग एक्सटेंड किए और वो क्या बना k, अगर k एक्सटेंशन है f का तो वो क्या है, फील्ड एक्सटेंशन। यानी कि अगर k फील्ड है तो f उसका सब फील्ड है और वो क्या होगा, फील्ड एक्सटेंशन। तो k को हम क्या कहेंगे, फील्ड एक्सटेंशन इज कॉल्ड अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट k ओवर f। कैसे, k ओवर f या k ओवर f से हम क्या पढ़ते हैं, k ओवर f,
या हम ऐसे भी लिखते हैं कि F इज सबसेट ऑफ K, या फिर K इज सुपरसेट ऑफ F, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे K ओवर F, और इन जनरल हम लोग ये या ये इन दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज करेंगे। क्लियर? तो एग्जांपल देखो, C ओवर R, तो C क्या है यहाँ पे? K, और R क्या है? F। तो C R का एक्सटेंशन है। C क्या है? R का फील्ड एक्सटेंशन। सिमिलरली C ओवर Q, R ओवर Q, F P N ओवर F P, ये सब क्या है? फील्ड एक्सटेंशन। Q is never a field extension. Q is never a field extension. Q किसी भी फील्ड का एक्सटेंशन फील्ड नहीं बनेगा, यानी Q कभी भी K नहीं हो सकता, है ना? Q कभी भी किसी फील्ड का एक्सटेंशन फील्ड नहीं बनेगा। We cannot find subfield of Q. हम Q का कभी भी सबफील्ड नहीं पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखो, लेट K over F be a field extension. K over F क्या है? field extension. तो C over R कुछ याद आ रहा है? ये देखिए, क्या है ये? हाँ, जो हमने लीनियर में पढ़ा था वही है ये, वेक्टर स्पेस। तो C over R, और यहाँ पर जो हमने लिखा है C over R, ये दोनों सेम है, बस नाम अलग है। लीनियर में हम लोग बोलते हैं इसे सी ओवर आर, ये वेक्टर स्पेस है, और यहाँ पर बोलते हैं सी ओवर आर, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? फील्ड एक्सटेंशन। दैट इज सेम एज सी ओवर आर, ठीक है? दैट इज सी इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ आर, और सी ओवर आर, और सी ओवर आर, और सी ओवर आर, ये सारी बातें सेम है, ये सब एक ही चीज है। क्लियर? मान लो कोई अल्फा बिलोंग कर रहा है आर से, और क्या है? सबसेट है सी का, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है? एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, तो अल्फा इंटू एक्स दैट इज अल्फा एक्स, ये क्या हो जाएगा? सी इज कॉल्ड, तो हम क्या कहेंगे सी को? सी इज कॉल्ड आर वेक्टर स्पेस। इसे हम क्या कहेंगे? आर वेक्टर स्पेस। सिमिलरली अगर तुम देखो वेक्टर एडिशन, तो एक्स वाई के से बिलोंग करें, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन में से डिफाइन करें, तो वो क्या हुआ? सेम, जैसे हम एक्स प्लस वाई को ऐड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हमें ऐड करना है, और अल्फा बीटा कहाँ से आ रहा है? फील्ड से आ रहा है। इज डिफाइंड सेम एज एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई ओवर के। अल्फा बीटा कहाँ से आ रहे हैं? फील्ड से आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, तो अल्फा एफ से आएगा, एक्स के से आएगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ दैट इज सबसेट ऑफ के। तो के ओवर एफ फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, और ऑल्सो कॉल्ड एफ वेक्टर स्पेस। हम कैसे चेक करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं? हम फील्ड से एलिमेंट लेते हैं अल्फा और बीटा, और एक्स और वाई हम कहाँ से लेते हैं? के से लेते हैं, जो सुपर फील्ड है वहां से लेते हैं, और उसके बाद उन्हें जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो अगर हमारे सुपर फील्ड के में बिलोंग कर जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एडिशन सेटिस्फाई हो जाता है। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? एक अल्फा लेंगे फील्ड से, एक्स लेंगे सुपर फील्ड के से, और अल्फा बिलोंग कर रहा है एफ से, डेट इज सबसेट ऑफ के, तो के ओवर एफ
वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और उसे हम क्या कहते हैं, एफ वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट देखो, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस। हर वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है, और अगर बेसिस होता है तो हम डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं ना। सो वी कैन टॉक अबाउट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो हम डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं वेक्टर स्पेस के। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो हम इसको डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस बोलते हैं, लेकिन हम फील्ड एक्सटेंशन में पढ़ेंगे तो हम उसको डिग्री ऑफ एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। इन लीनियर अलजेब्रा वी से dimension of vector space, but in field extension we say degree of extension। लीनियर अलजेब्रा में जिसे हम डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस कहते हैं, फील्ड एक्सटेंशन में उसे हम डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं। सिर्फ नाम अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, नाम अलग है, मीनिंग सेम है। तो अब देखो, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या होता है। डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन K over F is a field extension, then the degree of field extension is the dimension of K as F vector space। क्या बोल रहा है, K ओवर F फील्ड एक्सटेंशन है, तो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ K ओवर F वेक्टर स्पेस। इसको हम कैसे डिनोटेट करते हैं, डिनोटेड बाय K ओवर F। जैसे देख लो, अगर K मेरा एफ पी एन है तो एफ पी एन ओवर एफ पी ये क्या है, फील्ड एक्सटेंशन। तो हमें पता क्या करना है कि इनकी डिग्री क्या है, तो एफ पी एन ओवर एफ पी की डिग्री क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो कि एफ 2⁻36 एफ 2 अगर ये है तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री n है, और यहाँ पे n क्या है 36, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 36 के, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, काउंटिंग द नंबर ऑफ monic irreducible polynomial over field fp of डिग्री n, कि हम नंबर ऑफ मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल को फील्ड एफ बी पर काउंट कर सकते हैं कि n डिग्री का कितना मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनेगा एफ पी के ऊपर, ये हम काउंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और इसे हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्क्रिप्टेड एन पी एन से, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या है कि 1/n समेशन d डिवाइड्स n म्यू d p टू द पावर n बाय d, ये फॉर्मूला है। इसे ध्यान में रखना, इससे गेट में एक दो बार क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है, 1/n समेशन d डिवाइड्स n म्यू d p n बाय d, और यहाँ पे म्यू क्या है, वेयर म्यू इज द Mobius function defined as, म्यू क्या है, Mobius function, और इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो म्यू n इक्वल टू
1 इफ n इक्वल टू 1, अगर n 1 है तो म्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अदरवाइज -1 टू द पावर r, यहाँ देखो क्या आएगा, n इक्वल टू p1 p2 pr, और ये p1 p2 pr क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है ना, pi's are distinct prime। तो n इक्वल टू 1 है तो म्यू 1 की वैल्यू 1 होती है, और अगर n की वैल्यू p1 p2 pr सब डिस्टिंक्ट प्राइम है तो जितने डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे उतनी r हो जाएगी, वो क्या है, r नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम। तो -1 टू द पावर r करना है, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर कोई p स्क्वायर n को डिवाइड कर रहा होगा। p स्क्वायर डिवाइड्स n फॉर सम प्राइम p, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो तब ये समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। क्या फॉर्मूला था, एन पी एन इक्वल टू 1/n समीशन d/n u d म्यू d p टू द पावर n/d। तो देखो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करते हैं। एग्जांपल, अगर हमें लेना है म्यू 15, हमें म्यू 15 निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो 15 को कितने प्राइम डिवाइड कर रहे हैं, 3 इंटू 5, तो 15 को डिवाइड करने वाला 2.2 डिस्टिंक्ट प्राइम। तो देखो यहाँ पर आया ना एन p1 p2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर एड आर की वैल्यू क्या है, जितने डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे वो आर की वैल्यू होगी। दो डिस्टिंक्ट प्राइम है तो आर क्या हो गया, 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, म्यू 15 की वैल्यू आई 1। अगर हमें म्यू 30 निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 30। 30 के लिए देखो कितने डिस्टिंक्ट प्राइम है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 टू द पावर 3 डेट इज -1। नेक्स्ट देखो अगर हम u18 निकालें तो ये क्या आ जाएगा 18 के लिए, 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कंडीशन थी कि अगर कोई p स्क्वायर n को डिवाइड कर दे तो म्यू n की वैल्यू 0 हो जाती है। तो देखो 3 स्क्वायर डिवाइड करेगा ना 18 को, तो म्यू 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है n को, तो ये हो जाएगा 0। सो देखो एक एग्जांपल से समझो कि हमें मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल निकालना है डिग्री n का, तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 ओवर f3। हम f3 के ऊपर 6 डिग्री का मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कितना है ये पता करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्रिप्टेड n3 6 इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी 1/n, तो 1/n की जगह पे क्या लिखेंगे, देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, n p n इक्वल टू क्या होता है 1/n समीशन d/n म्यू d p n/d। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1/6, और देखो 6 को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 6 का डिवाइडर कौन कौन से, 1 2 3 एंड 6 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू 1 और p की वैल्यू क्या है 3, तो 3 टू दी पावर n की वैल्यू 6, और डिवाइजर क्या ले रहे हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, तो क्योंकि 6/1 तो 6 प्लस म्यू 2, 3 टू दी पावर 6/2 करोगे तो क्या आएगा 3, 3 टू दी पावर 3 प्लस म्यू 3, 3 टू द पावर 6/3, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस म्यू 6 3 टू द पावर 1, ये आया। तो इसको सॉल्व करो 1/6, और म्यू 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, और 3 का पावर 6 निकालो, 3 का पावर 6 729 होता है। एंड ये क्या है म्यू 2, और 2 म्यू 2 2 के कितने प्राइम डिवाइजर 1,
तो ये क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर 1 इक्वल टू -1। तो म्यू टू किसके इक्वल हो गया, -1 के इंटू 3 टू द पावर 3। क्या हो गया ये, 27 -1 इंटू 27। सिमिलरली म्यू थ्री क्या हो जाएगा, -1 इंटू 9। फिर म्यू सिक्स, सिक्स के कितने डिवाइडेड, सिक्स के लिए कौन कौन से डिस्टिंक्ट प्राइम आएंगे, 2 एंड 3, है ना। तो 2 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर हो जाएगा वो। तो यहाँ से क्या हो गया, +3। क्लियर, ये रफ है। तो यहाँ से ये क्या आया, 1/6, 7/29 -27 -9 +3। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6, 7/32 -36। और ये क्या आ जाएगा, 1/6, 6/9 1/6। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/6। तो हमें 116 मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स मिलेंगे डिग्री 6 के F3 पे। देखा, एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं ताकि और अच्छे से ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए। नंबर ऑफ मोनिक irreducible polynomial of degree 12 over f2। तो ये क्या लिखोगे, n टू 12 इक्वल टू 1/12। और 12 को डिवाइड करने वाले 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/12 इंटू 2 इंटू 12/1 डेट इज 12 प्लस म्यू 2 2 इंटू 12/2 6 प्लस म्यू 3 इंटू 2 टू द पावर 12/3 या डेट इज 2 टू द पावर 4 प्लस म्यू 4 2 टू द पावर 12/4। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस म्यू 6 2 टू द पावर 12/6 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस म्यू 12 इंटू 2। तो ये क्या आ गया, 1/12। म्यू 1 होता है, 2 टू द पावर 12 प्लस म्यू 2 क्या होता है, -1। तो यहाँ से आ जाएगा -1 इंटू 2 टू द पावर 6 -1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस फिर से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 4 है और 4 को 2 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 टू द पावर 6। 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, 6 इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 2, तो प्लस का 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12। 12 क्या हो जाएगा, 12 में देखो 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये वापस से 0 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 12 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से ये भी हो गया 0। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/12। 2 टू द पावर 12 किसके इक्वल होते हैं, 2 टू द पावर 10 होता है 1024। फिर इसे करोगे तो ये हो जाएगा 2048। और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4096 के। और -2 टू द पावर 6 -2 टू द पावर 4 प्लस 4। तो ये क्या आ गया, 1/12 4096 -64 -16 प्लस 4। तो इसको सॉल्व करोगे ना, ये क्या आ गया, 1/12 5000 -18। और ये क्या आ गया, 1/12 4020। इसे डिवाइड दो तो ये क्या आ जाएगा, 335। तो हमारे पास 12 डिग्री के F2 के ऊपर 335 मोनिक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स होंगे। क्लियर है। सो नेक्स्ट देखो रिजल्ट कि द स्मॉलेस्ट field containing FPN and
FPM is FPK where K equal to LCM of M and N। क्या बोल रहा है कि FPN और FPM को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड कौन सा होगा? FPK, जिसमें K क्या है? LCM किसका? M एंड N का। LCM ऑफ M एंड N जो होगा वो क्या होगा? K। तो क्या बोल रहा है कि FPK ये क्या है? स्मॉलेस्ट फील्ड जो कि FPM को और FPM को दोनों को कंटेन कर रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लो कि F38 एंड F368 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड कौन सा होगा? तो देखो, द स्मॉलेस्ट फील्ड K इज इक्वल टू, हमें निकालना होगा तो क्या होगा? ये एलसीएम ऑफ 8 एंड 68 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 एंड 68 का एलसीएम क्या आएगा? 68 एंड 8 का एलसीएम ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 17 इंटू 8 और ये क्या हुआ? 136। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 136। तो F3 टू द पावर 68 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड कौन सा होगा? F3 टू द पावर 136 is the smallest field which contain both F3 to the power 8 and F3 to the power 68। क्लियर है? तो हमें क्या, हमें स्मॉलेस्ट फील्ड निकालनी होगी। अगर दो फील्ड को वो कंटेन कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेके। सिमिलरली अब देखो, लेट K इक्वल टू FPN and L equal to FPM, then K intersection L equal to FP GCD of MN। क्या हमें अब निकालना है K अगर हमारे पास गिवन है और L गिवन है कि FP टू द पावर N एंड L है क्या? FP टू द पावर M। तो हमें K इंटरसेक्शन L निकालना है तो हम क्या करेंगे? FP एंड GCD ऑफ MN। That is K intersection L is a subfield of K and a subfield of L, यानी कि FPN FPM है तो इनका इंटरसेक्शन FPN इंटरसेक्शन FPM ये क्या हो जाएगा? R, और ये क्या है? GCD ऑफ NM that is equal to FPR। इसके लिए एग्जांपल देखो, K इक्वल टू F2 टू द पावर 9 है एंड L इक्वल टू F2 टू द पावर 36 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन K इंटरसेक्शन L क्या है? तो हम क्या निकालेंगे? हम GCD निकालेंगे, GCD ऑफ 9 एंड 36। तो इनकी GCD क्या हो जाएगी? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? K इंटरसेक्शन L इक्वल टू F2 टू द पावर 9। और F2 टू द पावर 9 में कितने एलिमेंट होते हैं? 512। सो अब देखो, इफ M divides N then FPM is a subfield of FPN। कि अगर M N को डिवाइड कर रहा है तो FPM सबफील्ड हो जाएगा किसका? FPN का। क्या हो गया ये? FPN, इसका सबफील्ड कौन हो जाएगा? FPM, और इसका सबफील्ड क्या है? FP। that is FPM over FP equal to M and FPN over FPM
m इक्वल टू n बाय m। जैसे एग्जांपल देखो कि ये क्या है, f2 टू द पावर 36 और l हो गया f2 टू द पावर 9। क्लियरली l इज अ सबफील्ड ऑफ k एज 9 डिवाइड 36। तो यहाँ देखो कि क्या हो जाएगा, k इज अ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ l एंड k इज एन l वेक्टर स्पेस। से क्या बोलते हैं हम, k इज l वेक्टर स्पेस। और k ओवर l क्या हो जाएगा, k ओवर l इज इक्वल टू 36/9 इज इक्वल टू 4। तो k ओवर l किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सो यहाँ पर हमारा फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, हम लोग कंप्लीट फील्ड थ्योरी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।